हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 20 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। सही सुना आपने, आज हम हिंदी में 20 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और 2026 में आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। देखो स्टूडेंट, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी में बहुत आसानी से आप 100 में 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। आप ही नहीं, मैंने देखा है 2025 में बीक से बीक स्टूडेंट भी 100 में 90 प्लस लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर टॉपिक फिक्स होता है। तो आज हम पढ़ेंगे 12th हिंदी का गद्यांश और पद्यांश, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है और पद्यांश है उसको एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है 12th का, साथ में हिंदी को भी लेकर चलना है मेरे भाई, क्योंकि हिंदी ही आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हिंदी की भी क्लासेस लाइए, तो आप बुलाए हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश को, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश को। तो गद्यांश की अगर बात करें भैया, तो ये टोटल 10 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। होगा क्या? दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरा क्वेश्चन। पहले हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद में आपका गद्यांश पूछा जाता है। इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से समझो। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा हिंदी गद्य के किसी चैप्टर का। देखो ये एक पैसेज दे दिया गया, एक गद्यांश दे दिया गया। इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी गद्यांश से रिलेटेड। देखो 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, फिर इसके लिए 2 नंबर, फिर इसके लिए 2 नंबर, फिर इसके लिए 2 नंबर और इसके लिए 2 नंबर। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर इसके लिए मिलने वाला है। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखोगे? बहुत इजी है। आपको ये जो गद्यांश है ना, इस गद्यांश को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही आपको पेपर मिले ना, गद्यांश को आप पढ़िए और पहचानिए कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। अगर ये जान गए ना तो 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा। कैसे? देखो यहां पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप इस गद्यांश को पढ़कर एक आइडिया लगाइए कि ये किस पाठ का हो सकता है। तो देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले इसको पढ़ो। देखो कैसे, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब भैया पृथ्वी होगी और हम मनुष्य नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? एक देश कब बनता है? जब उसमें लोग रहते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, रसिया, अमेरिका, चाइना, सब अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं। वो कब बने, कैसे बने? हम लोगों के कारण ही वो बने हैं। ठीक है, आगे देखो। अब भैया सारे देश हमारे कारण नहीं बने। हम इंडियन हैं तो इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हमारे कारण ही पूरा राष्ट्र ये बना है। हम सब मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण हमने किया है। ठीक है, आगे देखो। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। मतलब धरती हमारी मां है, ऐसा कहते आपने सुना होगा। तो पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। अब पहले ध्यान से इसको समझो, ये किस पाठ का हो सकता है? पहचाने कि नहीं पहचाने? अरे भैया पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पहले पता होना चाहिए, लेकिन ये किस पाठ का, इसको कैसे पहचानेंगे वो मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से समझो। यहां पे अगर इस गद्यांश को पढ़ा है आपने तो राष्ट्र आपको कई बार देखने को मिलेगा। देखो राष्ट्र, ठीक है, यहां पे तो चैप्टर का ही नाम आ गया, राष्ट्र का स्वरूप। तो भैया ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। आपको ज्यादातर गद्यांश में ट्रिक मिल जाएंगे। अगर अशोक के फूल चैप्टर का होगा तो आपको अशोक कई जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का ये गद्यांश है और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखो भैया पाठ का नाम
और उसके लेखक का नाम आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, सिर्फ हमें यहां पहचानना रहे कि ये किस पाठ का है। ठीक है, चलो अब पांचों क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। बस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको यहां पे एक लाइन दी गई है, देखो यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। अब आप कहेंगे सर जी हिंदी है, हिंदी की हिंदी में हमें व्याख्या करनी है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देना। देखो क्या है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई करके अगर यहां पे एक लाइन में लिखा है ना, तो आप 3-4 लाइन में इसको लिख दीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अभी मैं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? इस राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा यहां पे दिया गया है। देखो ये पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भैया सीधा सीधा इसका आंसर दिया गया है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन का कीवर्ड जो है, जैसे देखो इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो इसमें राष्ट्र कल्पना असंभव, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड को जाकर आप अपने गद्यांश में ढूंढिए, जहां कहीं भी मिलता है उस लाइन को उठाकर लिख दीजिए। देखो यहां पे हमें इस लाइन में लिखा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो इस लाइन में राष्ट्र कल्पना असंभव सब आ गया भैया, तो यही आंसर आपका होगा। ये छोटा सा ट्रिक है गद्यांश में से आंसर को ढूंढने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो भैया सीधा सीधा यहां पे दिया गया, देखो ध्यान से, ये देखो लिखा है पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो यही आपका आंसर होगा, मतलब पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। ठीक है, बस हो गया। देखो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा, बस पाठ का नाम आपको पहचानना आना चाहिए, लेखक का नाम पता होना चाहिए, बाकी सब इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो यहां पे लिखा है, कुछ है नहीं, देखो कहां है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब हम सब मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम ही कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। धरती हमारी माता है, कहते हो कि नहीं कहते हो, धरती माता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग ना, तो एक काम करना, जब भी इसको सॉल्व करो कॉपी में, तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना और यहां पे इसका जो फर्स्ट वर्ड है मातृभूमि डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है के पुत्र हैं, इसको लिख देना। क्यों लिखेंगे? ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। 2 गद्यांश रहेगा, क्वेश्चन आपको उतारना नहीं है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहां पे देखो लिखा है, ये मैंने लिख दिया है मातृभूमि। ठीक है, देखो मातृभूमि डॉट 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 करके के पुत्र हैं, ऐसे आप कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को यह क्लेरिफाई हो सके कि आपने यही वाला गद्यांश सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आया? ये जो मैंने लाल कलर से लिखा है भैया ना, रेड कलर, हरा कलर, ये सब पीला कलर, ये सब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मत यूज करना, वाला नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक, रेड वाला। अब देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए भैया। तो हम लिखेंगे संदर्भ के रूप में, फर्स्ट का आंसर संदर्भ। देखो संदर्भ जो होता है ना, इसमें भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखो इसको ब्लैक पेन से लिख देना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना उसको ब्लैक से लिख देना, बेटर रहेगा। गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ये मेन पॉइंट है, इसको ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक है, मतलब ये हमारे लेखक का नाम हो गया, ये पाठ का नाम हो गया और हमारा काम हो गया भैया, 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया।
बस ऐसे लिख देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस हो गया। अगर कोई दूसरे चैप्टर का आता है, लेखक कोई दूसरे होते हैं, तो आपको भैया लेखक का नाम और पाठ का नाम चेंज कर देना है और यहां पे उनकी क्वालिटी लिख देनी है, बस हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देख लो भैया। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको ये जो लाइन मैंने बताई थी कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, कुछ इस टाइप से करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। देखो यहां पे लिखेंगे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो एक लाइन था ना उसको 3-4 लाइन में लिख देंगे। बस देखो, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बस हो गया। मतलब एक लाइन को आप 3-4 लाइन में लिख देना, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेम यही लिखे, थोड़ा बहुत चेंज करके भी अपने तरफ से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। मतलब कुछ लिखना है आपको, बस हो गया। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो यहां पे लिखा है, ये पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यहां पे आपका आंसर है, ठीक है। तो यहां पे उठाकर वही वाला आंसर लिख देना है। देखो क्या लिखना है, सीधा सीधा इस साइड में शायद है, ठीक है। देखो ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लिखा है, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भैया बस यही लाइन एक लिख दोगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सारा आंसर आपको गद्यांश में ही मिल रहा है, मैं अलग से यहां पे कुछ नहीं बता रहा हूं। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखो सारी चीजें देखो, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो स्टार्टिंग है मेरे भाई, अभी तो मैं फर्स्ट गद्यांश आपको बता रहा हूं। आगे आगे मैं पूरे जितने भी गद्यांश है इंपॉर्टेंट सबको बताऊंगा। चलो चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन जो है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। देखो लिखा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत इजी है, बस सिर्फ समझना है। चलो एक क्वेश्चन और है। देखो मैंने सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आपको गद्यांश में ही बता दिया है। अब आगे आगे मैं आपको बता रहा हूं। चलो 5वां क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो इसको भी मैंने अभी गद्यांश में इसका आंसर समझाया था। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो क्या है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब जैसे ही पृथ्वी पर लोग रहने लगते हैं, मातृभूमि पर हम लोगों के निवास करने पर ही वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम ही लोग कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है। बस हो गया। तो 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, यानी कि भैया आपका यहां पे 10 में 10 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ऐसे लिख कर आओगे 10 में 10 आपको पूरे नंबर मिलेंगे गद्यांश के। तो इसमें क्या होता है, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 का आंसर लिखो, 10 नंबर ले जाओ। गद्यांश समझ में आ गया। चलो इसको मैं आपको नोट करवा देता हूं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहले इसका देखो, फर्स्ट पेज से हम चलेंगे, ठीक है। एक एक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन जो आपके हैं। उसके बाद में ये 3rd पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सारा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, या एक फोल्डर बना के सारे के सारा रख लीजिएगा। चलो गद्यांश हो गया फाइनल। अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे। चलिए इसको देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट महत्वपूर्ण पद्यांश को देखते हैं। देखो स्टूडेंट पद्यांश जो है ये भी गद्यांश की तरह ही रहेगा। मतलब आपको हिंदी पद्य के किसी चैप्टर से एक पद्यांश दे दिया जाएगा, यहां से यहां तक। इसके नीचे भी सेम वही चीज, 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो वैसे ही ये 5 क्वेश्चन हैं, 5 का आंसर दे दोगे, 10 नंबर यहां पर भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, लेकिन ये गद्यांश से
थोड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हिंदी मीनिंग निकालना है थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मीनिंग नहीं निकालोगे तो कैसे इसका आंसर दे पाओगे। तो देखो यहां पे जो पद्यांश मैंने लिया है ये अपने हिंदी पद्य के पवन दूतिका चैप्टर से मैंने लिया है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। यहां पे राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर, पवन का मतलब वायु को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं, ताकि वो जो है श्री कृष्ण जी से बता सके कि उनकी विरह में राधा जी का क्या हाल है। तो पढ़िए, बहुत मजा आएगा, फिर हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, मतलब राधा जी पवन से कहती हैं, जब वो पवन को श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं तो कहती हैं अगर रास्ते में तुम्हें लज्जाशीला लाजवंती पथिक महिला मुसाफिर स्त्री जो कहीं दृष्टि आए तुम्हें दिखाई देती है, वो कहती है हे पवन अगर तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो होने देना, मत होने देना विकृत वसना, वसन का मतलब होता है वस्त्र, उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त तो ना तू सुंदरी को, उस सुंदरी के। तो तुम इतनी तेजी से मत बहना कि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाएं, क्योंकि पवन का मतलब वायु ही तो है, खूब तेज चलेगी तो उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो सकते हैं। तो राधा जी कहते हैं इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका कोमल शरीर जो है उघड़ जाए। और आगे कहते हैं जो थोड़ी सी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांत खोना, जो थोड़ी सी, अगर वो थोड़ी सी भी श्रमित थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद ले, अपने गोद में लेना, फ्रांति खोना और उसकी थकावट को मिटा देना। फिर राधा जी कहती है अगर वो महिला थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई देती है ना तो उसको अपनी गोद में ले लेना और उसकी थकावट को मिटा देना। आगे देखिए, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, मतलब होठों की, उसके होठों की और कमल मुख, कमल सदृश मुख की म्लानताएं, मलिनता को मिटाना, हर देना। और वो कहती हैं उसके मुरझाए हुए होठ और उसके कमल सदृश जो मुख है उसकी मलिनता को हर देना। फिर वो कहती है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता, कोई थकी हुई कृषक ललना, कृषक ललना का मतलब होता है किसान की स्त्री खेत में जो दिखावे, अगर वो तुम्हें खेत में दिखाई देती है। फिर राधा जी कहती है हे पवन अगर तुझे खेत में कोई थकी हुई स्त्री, किसान की स्त्री दिखाई देती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे 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 परस, स्पर्श करके उसकी क्लांतियों, उसकी थकावट को मिटाना, मिटा देना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। फिर देखो, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लाओ। वो कहते हैं जाता कोई, अगर कोई जा रहा हो जलद, जलद का मतलब बादल, व्योम में, आकाश में, तो उसे लाना, तो उसे ले आना और छाया द्वारा सुखित करना, प्रफुल्लित कर देना तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को। और वो कहती हैं अगर ज्यादा गर्मी हो या फिर ज्यादा थकी हुई हो तो बादल में, आकाश में अगर कोई बादल जा रहा हो तो उसको लाना और छाया द्वारा उस स्त्री को प्रफुल्लित कर देना, मतलब थोड़ा परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। अब क्वेश्चन देखो इसके नीचे, ये देखो क्वेश्चन है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया पद्यांश जो है पवन दूतिका चैप्टर का है, इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ये आपको खुद पहचानना होगा, ऐसा नहीं है भैया कि इसमें ट्रिक है, राष्ट्र आया है, अशोक आया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। देखो, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, यहां से लेकर यहां तक जो है ना इसकी व्याख्या आपको करनी है। अभी हम करते हैं। तीसरा देखो क्या है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा जी पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहते हैं, कि थोड़ा सा परोपकार करना। चौथा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? भैया बादल के द्वारा छाया करने को कहा है। अगर आप मीनिंग निकाल ले गए ना तो इनका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। तो राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर बादलों के द्वारा छाया करने को कहा है। पांचवा, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा भैया? तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। चलो, अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो वही सेम प्रोसेस, आपको लज्जाशीला डॉट 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 करके भूतांगना को ऐसे लिख देना है। देखो जैसा मैंने बताया, देखो ऐसे ही आपको यहां पे भी लिखना जैसा उसमें आपने लिखा था। देखो, लज्जाशीला और डॉट 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 करके भूतांगना को, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो एक एक का आंसर लिखो, एक एक क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, बट हम एज अ संदर्भ यहां पे भी लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ठीक है, द्वारा रचित
प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। देखो यहाँ पे ये कवि का नाम है, ये आपके पाठ का नाम है पवन दूतिका। तो भैया ये संदर्भ बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपके नाम ऐसे एग्जामिनर कर देगा। ठीक है, मतलब जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ना उसको ब्लैक से आप रखिएगा, ये ध्यान दीजिए। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको व्याख्या करनी है, किसकी व्याख्या करनी है? देखो यहाँ पे लिखा है होने देना विकृत वसना तोना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी शर्मित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। ठीक है, इसकी आपको व्याख्या करनी है, जो मैंने अभी बताया ना वही आपको यहाँ पे लिख देना है। देखो कैसे लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से और लिखेंगे, हे पवन यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान को मिटा देना। ठीक है, आगे देखो, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। हे पवन यदि खेत में कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके ठीक है स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को मिटा देना। मतलब वही चीज यहां पे लिखा है जो मैंने आपको अभी मीनिंग में बताया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी आपका 2 नंबर यहां पे कंप्लीट करवा देगा। चलो भैया तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको तो आप व्याख्या अगर आपको करना आता है ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? तो वही चीज राधा पवन दूतिका को राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। तो यहां पे ऐसे लिख देंगे, देखो ध्यान से लिखेंगे, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन और हैं और वो आप सारा आंसर दे देंगे अगर आप हिंदी मीनिंग पढ़े रहेंगे। चलो चौथा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? भैया तो मेघों के द्वारा यानी कि बादलों के द्वारा छाया करने को कहा है, तो वही उठाकर हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो, राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है, मतलब बादलों के द्वारा छाया करने को कहा है। चलो एक और क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा आज के इस क्लास का और आज के इस पद्यांश का, 5 ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखो कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृषक ललना जो है इस शब्द में जो है तत्पुरुष समास होगा। देखो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। तो भैया 5 यानी कि 10 नंबर आपके यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएंगे पद्यांश के। ठीक है, 10 में 10 यहां पे भी आपके कंप्लीट हो गए और फाइनली जो आज का हमारा क्लास होगा वो भी यहीं पर क्लियर होगा। मैंने आपको जो हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश हैं दोनों को मैंने एक ही वीडियो में बताया, यानी कि 20 मार्क्स आज मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा भैया? वीडियो पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हिंदी का अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।